जी पेज 710 710 क्वेश्चन नंबर 21 दिया था आपको। जी क्वेश्चन 21, Solvent Limited has two divisions, each of which makes a different product. The budgeted data for the next year is as under. दो प्रोडक्ट्स हैं जी, सेल्स मौजूद हैं, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स मौजूद हैं और प्राइस पर यूनिट मौजूद है। और आपको ये बताया था जहाँ पे भी फैक्ट्री ओवरहेड नज़र आए तो एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। नॉर्मली ये फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होती हैं, सेमी वेरिएबल होती है। ओके जी, प्राइस पर यूनिट भी मौजूद है, इसका मतलब है कि हम दोनों के यूनिट्स निकाल सकते हैं, ए के भी और बी के भी। डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए स्टोर्ड इन रेंटेड वेयरहाउस, शायद ये डाटा उसने दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल और फिक्स को अलग-अलग करने के लिए। 1 2 3 4 5 तक एडजस्टमेंट सारी ही फैक्ट्री ओवरहेड से मुतल्लिक हैं। रिक्वायर्ड है जी, कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स एज्यूमिंग दैट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड रिमेन द सेम एज हैज बीन बजटेड अबव। क्वांटिटी सोल्ड की जो रेशियो है वो हमेशा सेम ही रहेगी इस सवाल के अंदर। ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बैच, सॉरी ओके आप सही कह रहे हैं, एक सादा प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पर बैच, कंट्रीब्यूशन पर बैच। ठीक होगी बात, ये दो चीजें इकट्ठी करनी है सवाल में। चलें सबसे पहले फिक्स कॉस्ट देखते हैं जी। टोटल कॉस्ट हमारे पास मौजूद है 35 और 15 मिलियन और नीचे उसने अलग-अलग किया हुआ है डाटा, सॉरी उसने बताया हुआ है हमें कुछ इसी के मुतालिक। तो एक काम करते हैं, वेरिएबल इसमें से अलग करने की कोशिश करते हैं, जो बाकी बचेंगे वो सारी फिक्स्ड होंगी, ऐसे ही है। चलें यूँ कर लेते हैं। तो दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? ए के 35 मिलियन और बी के 15 मिलियन। सबसे पहले प्रोडक्ट ए इज स्टोर्ड इन अ रेंटेड वेयरहाउस हुज रेंट इज 0.25 मिलियन पर मंथ। प्रोडक्ट ए जो है वो एक वेयरहाउस में स्टोर होती है और इसका जो रेंट है वो कितना है? तकरीबन 2.5 लाख रुपया महीना। 0.25 मिलियन 2.5 लाख होता है ना, 2.5 लाख रुपया महीना। बताइए फिक्स्ड है वेरिएबल है? जिसका ताल्लुक टाइम के साथ है, वक्त के साथ है, तो ये फिक्स कॉस्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट की यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं और रेंट, इसमें वेरिएबल कुछ नहीं है, ये सारे का सारा फिक्स्ड है। प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर स्पेशल कंडीशंस। इट इज स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयरहाउस एंड द कंपनी हैज टू पे रेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यूटिलाइज्ड। The rent has been budgeted at 0.12 million per month, per month, per month. सर ये पर मंथ है सर, वेरिएबल कैसे है? स्पेस यूटिलाइज तो पर मंथ कैसे है? भाई टाइम तो इधर, कॉस्ट तो इधर पर मंथ बताई हुई है, टाइम बेस्ड है, तो कैसे कहते हैं आपके वेरिएबल है? जी बिल्कुल, बात समझिएगा। उसने बता दिया कि स्पेस यूटिलाइज्ड की बेस पे हम प्रोडक्ट बी का रेंट कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है प्रोडक्ट्स होंगी तो रेंट होगा, प्रोडक्ट्स नहीं होंगी तो रेंट नहीं होगा। ये वेरिएबल की खसूसियत है। लेकिन साथ ही वो कह देता है कि तकरीबन 1,20,000 बनता ही है, 1,20,000 रुपया पर मंथ रेंट भी है। देखिए इन्होंने बैठ के कुछ हिसाब लगाया होगा कि एक महीने में हमारे पास कितने यूनिट्स होंगे बी के, उस हिसाब से उन्होंने अंदाजा किया होगा कि 1,20,000 पर मंथ के हिसाब से ऑन एन एवरेज हमारे पास रेंट हमें पड़ जाएगा, इतनी प्रोडक्ट होगी। कैलकुलेशन इसकी स्पेस यूटिलाइजेशन की बेस पे हुई होगी। ठीक होगी बात? तो अब बनता ये वेरिएबल ही है पॉइंट। ठीक है, वेरिएबल की भी कॉस्ट तो होती है ना, उसने वेरिएबल की कॉस्ट निकाल के बता दी, वो 1,20,000 पर मंथ। बात समझ आती है सबको? तो स्पेस यूटिलाइज की बेस पे है, ये वेरिएबल कॉस्ट है।
तो मुझे बताइए कितना बनता है जी साल का जी? 1,20,000 इंटू 12, 14 लाख और 40,000, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी जी। क्लब करके मतलब नहीं 45 से 40 नहीं नहीं, ये 35 अलहदा 15 अलहदा एंड पे। हाँ करना तो इकट्ठा ही है, बिल्कुल ऐसी है, करना तो इकट्ठा ही है। उस तरह कर ले, उस तरह कर ले, आंसर सेम ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों को क्लब करके कर ले, क्योंकि एंड पे भी मैंने इनका टोटल ही करना है। ओके एंड पे, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी ना कि आपने वेरिएबल कॉस्ट तो दोनों की अलग अलग चाहिए होगी। जब आपने बैच निकालना है तो क्वांटिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए और क्वांटिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बी। वेरिएबल कॉस्ट बैच की ऐसी निकलेगी ना, तो उसको अलग अलग करने के लिए आपको अलग अलग कैलकुलेशन चाहिए होगी। उसको कैसे फिर करेंगे, वहां पे फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए फिर अलग अलग अभी से ही कर ले, बाद में भी तो करना ही है। ओके वरना आंसर इसमें तो मुझे फिक्स कॉस्ट टोटल ही चाहिए, इसमें वो काम चल सकता है। बी सेकंड पॉइंट, indirect labor has been budgeted at 20% of direct labor, 70% of indirect labor is fixed. डायरेक्ट लेबर का 20% क्या है इनडायरेक्ट, और उसका आगे 70% क्या है फिक्स। मुझे वेरिएबल चाहिए तो मैं 30% दूंगा। ओके तो इनडायरेक्ट लेबर, सबसे पहले बताइए प्रोडक्ट ए की डायरेक्ट लेबर कितनी है? 60 मिलियन। 60 मिलियन का कितने परसेंट है जी इनडायरेक्ट लेबर? 20%। क्या ये इनडायरेक्ट लेबर आ गई? और इसका कितने परसेंट फिक्स है? 70% फिक्स्ड है। मुझे वेरिएबल चाहिए तो मैं 30 ले लूंगा, 30%। बताइए 33.6 मिलियन। इधर आ जाइए, प्रोडक्ट बी की इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर कितनी है? 45 मिलियन। इसका 20% है जी इनडायरेक्ट लेबर, और इसका आगे मजीद 30% वेरिएबल है, 27 लाख, 2.7 मिलियन। ये तो आसान बात ही थी। ले सर, ये इस पे भी ये ले। नहीं नहीं ठीक है ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पॉइंट 3, डेप्रिसिएशन फॉर एसेट्स परटेनिंग टू प्रोडक्ट ए एंड बी इज 6 मिलियन एंड 2 मिलियन रिस्पेक्टिवली। जी ये तो फिक्स्ड ही है भाई, डेप्रिसिएशन नॉर्मली फिक्स ही होती है अंटिल वो कह दे कि प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड पे है। तो ये फिक्स है, इसमें ना तो वेरिएबल का कुछ होगा, तो सारे का सारा ही फिक्स्ड में जाएगा। कोई मसला? 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिजली एंड फ्यूल वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन इन यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट हैज बीन बजटेड एट ₹4 मिलियन। बिजली की टोटल कॉस्ट है जी 40 लाख, 4 मिलियन, और इनकी जो इसमें से 80% जो है वो क्या है, वो वेरिएबल है। और कितना बनेगा भाई? 3.2 मिलियन बनेगा जी। टोटल कॉस्ट है जी 4 मिलियन, लेकिन इसका 80% जो है वो वेरिएबल है, तो 32 लाख टोटल कॉस्ट आएगी। दोनों में एलोकेट कैसे करना है वो भाई साहब फरमाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन इन यूनिट्स। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, तो सर प्रोडक्शन यूनिट्स तो सवाल में है ही कहीं नहीं, प्रोडक्शन यूनिट्स तो है नहीं जी। एक काम करना पड़ेगा, सवाल में अगर ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ही बराबर होते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के। तो अगर ये नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड निकाल लिए जाए तो वहीं से प्रोडक्शन निकल आएगी। चलें, ए की टोटल सेल्स बता दें कितनी है? 200 मिलियन। कितने होते हैं 200 मिलियन? 20 करोड़। 20 करोड़ एक, और बी 150 मिलियन कितने होते हैं? 15 करोड़। बोलियां लग रही हैं। सेल प्राइस पर यूनिट हमारे पास मौजूद है 20 एंड 25। यहां से नंबर ऑफ यूनिट्स निकल सकते हैं। 10 मिलियन कितने होते हैं? 1 करोड़। और ये 6 में आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जा रहे हैं आप लोग। 60 लाख। एंड पे आना 200 रुपये मुकनी आपकी। ओके जी, तो ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ गए। सवाल में अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मौजूद ना हो तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ही नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बराबर होते हैं। अब इसकी बेस पे कर दें जी एलोकेशन। कैसे होगी भाईजान? अब डायरेक्ट मेरे हाल में मैं लिख सकता हूं, इतने बड़े तो आप हो गए, 10 मिलियन
डिवाइड बाय 16 मिलियन। कैसे हो सकता है? और यहाँ पर क्या होगा जी? 40 लाख टोटल कॉस्ट, 80% जो है वो क्या है? वेरिएबल, और 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 16 मिलियन। बताएं जी। ए 2 मिलियन, 12 लाख। ओके, बस ऑल अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, तो ठीक है जी। बता दें फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बची हमारे पास? 29.4, 29,400। और ये बता दें 9660000। ले जी, ये दोनों के फिक्स कॉस्ट अलग अलग हो गई। और अगर आप मुझे इसकी वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल, फिलहाल जरूरत नहीं है अभी फिक्स कॉस्ट को रखें। टोटल फिक्स कॉस्ट बताइए कितनी हो गई? एक मेरे पास हो गई 29,400 और दूसरी हो गई 9660000। ले जी, न्यूमरेटर का मसला तो हल हुआ। ओके, हाँ तो क्लब करके निकालना ना टोटल, बस टोटल करके निकाल लें, एक ही बात है। आपका डायरेक्ट आंसर ही आया। क्या आंसर आता है इसका? 39। हाँ, आपका ये आंसर आया होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, आपने इसको टोटल 50 लिखा होगा, 50 लिखा होगा ना, और इसके नीचे ये तो अलग अलग कैलकुलेट किया होगा, ऐसे ही है ना? ये तो इकट्ठा हो नहीं सकता, ये तो अलग अलग ही होगा। हाँ तो ठीक है। नहीं नहीं, ये तो अलग ही होगा क्योंकि अलग अलग है ना। ठीक है, कोई मसला नहीं। आए जी, प्लीज प्लीज खामोशी। अब आइए जी कंट्रीब्यूशन पर बैच। और कंट्रीब्यूशन पर बैच के लिए पहली चीज हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस पर बैच। सेलिंग प्राइस पर बैच कैसे निकलती है जी? क्वांटिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस ऑफ ए, और इसमें प्लस कर दिया जाता है क्वांटिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ऑफ बी। बताइए जी, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितनी है? 20। सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितनी है? क्वांटिटी कितनी है? 10 और 6। वाई 10 और 6? 20 और 12। 5 और 3 कर ले। वाई 10 और 6? बताइए, ये 10 और 6 ही क्यों? अच्छा चलें, आप कह रहे हैं सामने नजर आ रहा है तो रेशो 10 और 6। आप खुश हो जाएं, हमारी खैर है। ये ले जी, इसको मैंने सिंप्लीफाई मैंने नहीं, आपने सिंप्लीफाई कर दिया 10:6 में। बात समझ आ गई? तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक बैच के अंदर ए के 10 होंगे, बी के 6 होंगे। ये भी तो हो सकता था ए के 20 हो, बी के 12। अच्छा सेम बात है, डेवो में जाएं, एक सैंडविच एक जूस हो, और या 2 सैंडविच 2 जूस हो, बात एक ही है। रेशो तो सेम है ना? रेशो तो सेम है ना? 4 सैंडविच हो 4 जूस हो, ऐसे ही है। 8 सैंडविच हो 8 जूस हो। नहीं, बात एक नहीं है। नहीं, दिल मान नहीं रहा, लेकिन बात सर रेशो तो सेम है लेकिन बात एक नहीं है। ओके, अभी अभी बताता हूँ बात एक है कि नहीं है। चले खैर, आपके कहने पे 10-6 कर लिया। बताइए जी, सेलिंग प्राइस ऑफ बैच। सॉरी, 350 पर बैच। ले भाई, एक मसला तो हल हुआ, सेलिंग प्राइस आ गई। अब वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, वो कैसे निकलेगी? अब आप क्या करेंगे जी? 1 2, इसकी वेरिएबल कॉस्ट बस ये है, प्लस डायरेक्ट मटेरियल और लेबर भी है। ओके, और इस केस में ये 3 है, और इसकी वेरिएबल कॉस्ट और लेबर है। इनकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल करें, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 10 मिलियन पर डिवाइड करें, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसको टोटल करें, नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिवाइड करें, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। चलें जी, कोशिश करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बताइए जी, ए में डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 45 मिलियन। कितने होते हैं? 4.5 करोड़। और बी 30, 3 करोड़। डायरेक्ट लेबर बताइए, 6 करोड़, 4.5 करोड़। जेब में टका नहीं तो करोड़ों की बात है। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स
वेरिएबल जी, मुझे बताइए ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इन दोनों को टोटल करना है, कितना 5.6 मिलियन, 56 लाख। और बी की कितनी है जी, कितना 3.9 नहीं होगा, सॉरी नहीं ये भी नहीं बनता, इन तीन को टोटल करना है, 1 2 3 39 तो यही बन रहा है, 53 40 53,40,000। और कोई वेरिएबल कॉस्ट, ओके टोटल बता दें ए की वेरिएबल कॉस्ट 110,600। उर्दू में क्या बनता है, रिजवान बताएगा, बताओ। 110 करोड़, 11 लेवल्स किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, ओ लेवल किया मैट्रिक किया, हाँ ये कोविड में गुजारा है, तीनों ऑप्शन है ना, तीनों पूछ, ओके 11 करोड़ 6 लाख, नहीं भूल नहीं गया, मैं गिन रहा था इसको टोटल करें, वो तुम सोल्यूशन तो नहीं खोला हो तुमने, ओ यार ये चेक कर लो पता नहीं सही भी है क्या नहीं, 80,340 भाई यही आंसर आ रहा है। वो तुमने सोल्यूशन को कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, एक भी तुमने काटा नहीं लगाया हुआ कहीं, क्या कह रहे हैं, नहीं वो तुम्हारे राज जानता है वो। चलें जी, ये टोटल वेरिएबल आ गई, हमें चाहिए जी पर यूनिट, तो इसके 10 मिलियन यूनिट्स हो गए और इसके 6 मिलियन हो गए। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 11.06 और ये सॉरी ले सर, काफी है इतना, कितना 13.39, 13.39। ओके ये तो पर यूनिट आ गई, हमें तो बैच की चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर बैच जी, क्या फॉर्मूला है जी, क्वांटिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए प्लस क्वांटिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बी। जी ए की क्वांटिटी 10 और वेरिएबल कॉस्ट है 11.06 और बी की क्वांटिटी 6 और वेरिएबल कॉस्ट 13.39। बताइए जी बैच की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 190.94 पर बैच, 190.94। यहां तक सब साथ है कि मसला, ओके जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, कंट्रीब्यूशन पर बैच। सेल प्राइस कितनी है 350, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 190, 2 मिनट के लिए यहां पे रुक जाए, इसका आंसर क्या बनता है डिनोमिनेटर का, इसका आंसर बनता है 159.06। ओके चले जी, हमने ये 5:3 पे करना है, आप कह रहे थे ना एक ही बात है, एक ही बात है, चले 5:3 पे करते हैं। अगर 5:3 पे करते हैं तो सेलिंग प्राइस जो बैच की निकलेगी वो कितनी निकलेगी, ये निकलेगी कुछ ऐसे, इधर ही कर लेते हैं, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बोले बताइए सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, 175 पर बैच हो जाएगी। और ठहर तो जा, अब समझ आ गया तो साथ ही बोलना शुरू हो गया। अच्छा ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 95.47। ओ यार चलें जो भी है, बताइए जी कंट्रीब्यूशन कितना बना, बोले 79.65 कंट्रीब्यूशन। ओ यार तुम लोग 20 रुपए ले लो मेरे से यार जी, 79.53। ओके अब मुझे बताइए, एक तरफ आ रहा है 159.06
दूसरी तरफ आ रहा है 79.53। न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग होगी? ये तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो सर ये तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा दोनों सूरतों में। एक हमारे भाई साहब बैठे होंगे, नहीं जी मैंने तो 20-12 पे चलना है, उनका आंसर कुछ और आ जाएगा। एक से ज़्यादा होगा, कहेगा नहीं मैंने 100 से 8 पे चलना है, उसका आंसर कुछ और। ये तो सबके आंसर मुख्तलिफ आ जाएंगे। बताएं जी, प्रॉब्लम समझ आ गई सबको? किसी को प्रॉब्लम ना समझ आई हो? किसी को प्रॉब्लम ना समझ आई हो? प्रॉब्लम सबको समझ आ गई कि जब सवाल में उसने रेशो खुद से नहीं बताई होती तो ये प्रॉब्लम आती है। फिर क्या आपको पता नहीं होता आपने रेशो क्या रखनी है? हर रेशो ही, अभी भाई कह रहे थे 4 सैंडविच 4 क्या था जूस थे, 4 सैंडविच 4 जूस बराबर है 2 सैंडविच 2 जूस के। दिल मान नहीं रहा था, लेकिन फिर भी चूंकि वो कह बैठा था इसलिए अब ना नहीं कर सकता था वो। लेकिन अब आप खुद देख लें आंसर दोनों में डिफरेंट आएगा। लेकिन मैन सीएस रेशो देखे कितनी है, सीएस रेशो निकालें इसकी, और निकाल सीएस रेशो मेरा भाई। कितनी है सीएस रेशो? 45.4%। ओके, और इसकी सीएस रेशो निकालें, ये कैसे निकलेगी? ये निकलेगी भाईजान, सेल प्राइस है 350, 190.94, 159.06, कितनी बनी? सेम 45.4%। सीएस रेशो हमेशा सेम रहेगी। जब सवाल में उसने बैच की रेशो नहीं दी होगी तो आपका कंट्रीब्यूशन पर बैच ऑब्वियसली चेंज आएगा अगर आप रेशो चेंज कर देंगे, लेकिन सीएस रेशो हर केस में सेम रहेगी। तो ऐसी सूरतों में नहीं करना, ऐसे केस में आपने डिवाइड करना है सीएस रेशो से। सवाल को ऐसे लेके चलें। ठीक है, हाँ ठीक है, बात तो वही आ जाएगी, लेकिन सवाल को सीएस रेशो से डायरेक्ट ले जाए, ज्यादा बेहतर चीज है वो। ठीक है, बाद में आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, बात तो वही आ जाएगी, लेकिन आपने जरूर बैचेस गलत निकाल के उसको दिखाना है। उसने अपने जेहन में 10 मिलियन 6 मिलियन बनाया, आप 10 6 से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप सीएस रेशो पे जाएं, और ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली वो आपसे क्वांटिटी नहीं पूछता, वो आपसे वैल्यू ही पूछता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि हर बंदे ने रेशो डिफरेंट ली होगी, क्वांटिटी चेंज आ जाएगी। तो आपसे वो नॉर्मली क्या पूछेगा? वैल्यू ही पूछेगा। तो डायरेक्ट सीएस रेशो पे जाने में कोई हर्ज नहीं है, जिसने जो भी रेशो उठाई होगी सबकी सीएस रेशो सेम होगी। ओके, अब बताएं सीएस रेशो कितनी आई है आपकी? 0.4454। बताएं जी। 85948 ले जी, ये ब्रेक इवन रेवेन्यू है जो कि आपको चाहिए था। पता नहीं उसने कौन सा सवाल किया। अभी लेक्चर पिछला चल रहा ना, एक दिन तो लैग पे चल रहा है मेरा भाई। अभी लेक्चर 63 देखेगा आज। अच्छा, ऑनलाइन एक्सेस भी है, अभी क्लास में भी आ रहा है, क्या बात है। एक 30 से 2 फायदे, जाके अपनी आवाज़ सुनता होगा। नोट करें नोट करें, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। कर लिया नोट? कोई बात नहीं, अभी सवाल नंबर 4 पे आते हैं, देखने होती कि आप सबके साथ। जी कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ट्राई किया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ये? जी भाई आपसे हो गया था क्वेश्चन नंबर 4? अच्छा, आपने पूछ लिया था। और कितने लोगों ने सवाल ट्राई किया है क्वेश्चन नंबर 4? ऐसी चीजें ट्राई ही नहीं करते जो ना हो। जी भाई, कमाल है भाई। ऑब्वियस बात है कि जो सवाल नहीं कराए वो आपने खुद करने। इसको तो अन्य भाई सवाल करा दी, सारे करा दें। सर पेपर भी मैं दे आऊंगा फिर, क्या ख्याल है? आइडिया अच्छा है। नहीं, आपका साथ पेपर किस दिन है आप लोगों का? किस मार्च को है? 6 मार्च को, लॉन्ग मार्च को? और यार मार्च का पहला मंडे पेपर होते हैं यार, अभी तुम्हें ये नहीं समझ आई? पता नहीं कब से सीएम में फिर रहे हो। 2019 से कहाँ फिर रहा है वो? 2018 में तो कॉलेज से निकल आया था वो। अभी बताया तुमने, खुद ही बोला 16 से 18 एफएससी।
4 साल में तो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अच्छा कितने हो गए, 3.25 3.5 ना तंग करें। अच्छा तुम जो पूरी क्लास तंग करते हो मुझे, अब अपनी बारी ना तंग करें। हो गया नोट यार? डॉक्टर साहब आप किधर गायब थे इतने दिन? यार मुझे ना वो आप जब से वो गए ना वो जलसे पे, ओके पक्की बात है, लेक्चर सारे कवर्ड है पिछले, बस ठीक है ओके। कौन? चलें जी आ जाए एक सवाल नंबर 4 पे। मेरा भाई भी नोट कर रहा है आज माशाल्लाह, पढ़ना शुरू कर दिया, 1.5 महीना रह गया मेरी छुट्टियों में। मेहमान चले गए? अच्छा चलो तभी परेशान हुआ बेचारा। चल भाई नोट कर ले यार, कितना टाइम है और? आइए जी सवाल नंबर 4 पे। Following information has been extracted from the projected results of Saffron Limited for the year ending 31 मार्च 2019। आपको 31 मार्च 19 का डाटा दिया जा रहा है। सेल्स हैं 160 मिलियन की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जी 30% और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%। क्या ये सेल्स ब्रेक इवन होंगी? अगर ब्रेक इवन होंगी तो साथ लिखा जाएगा कि ये ब्रेक इवन सेल है। तो ये बजटेड सेल है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको 25% नीचे गिरा दिया जाए तो शायद हम ब्रेक इवन सेल्स पे आ जाएंगे, ऐसे ही है। और अगर उस ब्रेक इवन सेल्स पे 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया जाए तो वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन पे होगा। और आपको ये बात भी पता है कि ब्रेक इवन पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमेशा फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, तो फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी। ओके, इंफॉर्मेशन फॉर अगले साल एंडिंग 31 मार्च 20, अगले साल की इंफॉर्मेशन। SL is planning to increase its sales by reducing sales prices by 5%। सेल बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या किया, 5% प्राइस गिरा दी एंड लॉन्चिंग अ सेल्स कैंपेन एट अ कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। भाई ये 5% कीमत गिरा के सेल्स कैसे बढ़ाई जा सकती हैं? हाँ प्राइस कम हो गई ना, इससे सेल्स कैसे बढ़ती हैं? यूनिट ज्यादा सेल होते हैं, ये जुमला याद रखिएगा कि यूनिट से ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम हो जाएगी। और मेरे ख्याल में अगर सवाल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, सेल्स हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट तो बड़े आराम से निकल आएगी, बड़े आराम से निकल आएगी, उसको 10% हम कर देंगे कम। Inflation impact on all costs would be 8% except depreciation. At present depreciation is 40% of total fixed cost। जो fixed cost निकलेगी उसका 40% क्या होगा, depreciation होगी, और depreciation को माइनस किया जाएगा, बाकी cost को 8% बढ़ाया जाएगा और depreciation add back कर दी जाएगी। ले जी, margin of safety would be maintained at 25%। फसाद की जड़ जुमला, ये जुमला फसाद की जड़ है। अब कैसे है ये देखते हैं। आज आप लोगों का टेस्ट भी है ना? भेज दिया इधर, पढ़ा हुआ उधर जाके देख लें। प्लीज प्लीज खामोशी प्लीज। अब मुझे जरा 10 मिनट ना कोई बोले ना, बड़ी मुश्किल से मैं भी याद करके आया हूँ। ओके जी, सेल्स कितनी है सवाल में? 160 मिलियन। क्या कह रहा है वो, 5% कम हो जाएंगी। चले जी 5% कम हो जाएंगी, कितनी बनेगी? 152। नोट कोई ना करे, लेस वेरिएबल कॉस्ट। सवाल में सेल्स थी 160 मिलियन की,
30% अगर कंट्रीब्यूशन है तो 70% होगी वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका 70% कंसिडर कर लें वेरिएबल कॉस्ट को मसला। अगले साल ये 10% कम हो जाएगी, इसकी प्राइस कॉस्ट सॉरी कम हो जाएगी, तो 0.90, और इन्फ्लेशन की वजह से 8% बढ़ जाएगी 1.08। इस फैक्टर में किसी को कोई मसला? इस फैक्टर में किसी को कोई मसला? 70% इस तरीके से आया सवाल में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज कितनी है? 30, तो वेरिएबल कितनी होगी? 70। ऐसे ही होता है ना, 100 में से अगर 30 प्रॉफिट है तो 70 कॉस्ट है, तो वो 70% ऐसे आया। और 0.9 क्यों किया? उसने बताया हुआ 0.2 में कि 10% आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जानी है, तो 0.9 कर दिया। और अगले उसने लाइन में बताया हुआ कि इन्फ्लेशन 8% होगी, तो 1.08 कर दिया। बताइए 10.8, बस ठीक है, इतना काफी है। बताइए कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आया? 43.2 आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट निकालते हैं जी। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? सवाल में मेरे पास बजटेड सेल्स मौजूद हैं, कितनी? 160 मिलियन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है जी? इसका मतलब यह है कि मैं ब्रेक इवन से 25% ऊपर बैठा हुआ हूं, इसको वापस लाने की जरूरत है, 0.75 कर दूं। तो अगर मैं यहां से ब्रेक इवन सेल्स निकालना चाहूं तो 160 मिलियन को डिवाइड बाय 0.75 कर दूं। बताइए, सॉरी गलत हो गया, 75 नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, 160 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 120 मिलियन जो है ये मेरी ब्रेक इवन सेल्स है। किसी को कोई मसला? ओके। उसके बाद कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 120 का 30% कितना बनता है? सॉरी 36, ये कंट्रीब्यूशन है। और ब्रेक इवन पे आपको पता है कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के। एट ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 36 मिलियन। कोई मसला? अब इसको बढ़ाना है 8%, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन है, वो लेस करनी पड़ेगी क्योंकि उस पर तो इन्फ्लेशन नहीं लगती। तो 36 में से माइनस कर दिया, 36 का 40% हमने इसमें से माइनस करना है। कितना बना? 40% कितना बना? 21। क्या हुआ? 14.4 बनता है। 36 का 40% लेना, 14.4। तो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद कितनी बनी फिक्स कॉस्ट? 21.6। ले जी, ओके। इस पे इन्फ्लेशन करेंगे। ले जी, इन्फ्लेशन 21.60 इंटू 1.08, बताइए 23.33। ठीक होगी बात। अब अगले साल की 5 की फिक्स कॉस्ट और ऐड हो रही है। 0.1 में लिखा हुआ है सेल्स कैंपेन है 5 मिलियन की, वो 5 ऐड हो जाएंगे, और डेप्रिसिएशन 14.4 की ऐड बैक कर देंगे। बताइए 42.73 की फिक्स कॉस्ट है जो कि हमारी बनती है। किसी को इसमें इख्तलाफ? 42.73 से किसी को इख्तलाफ? ये वर्किंग आपको आती है पहले से, ये वर्किंग हम पहले कर चुके हैं, इस वर्किंग में कोई मुश्किल बात नहीं थी। चले जी, यहां से फिक्स कॉस्ट हो जाएगी लेस, 42.73। बताइए जी नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट बोले 0.47। कोई मसला इस सवाल में? इस सवाल में कोई मसला? इस सवाल में मसला है। फसाद की जड़, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी मेंटेन्ड एट 25%। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? क्या इन दोनों के दरमियान 25% का गैप नहीं होना चाहिए? क्या है? नहीं है। तो इसका मतलब है गलत हो गई चीज, और चीज वाकई गलत हुई है भाईजान। हमने सिर्फ और सिर्फ किसका इंपैक्ट लिया? प्राइस कम करने का। जो क्वांटिटी बढ़ी उसका इंपैक्ट किधर है?
क्वांटिटी का इंपैक्ट किधर है? हमारा तो मकसद ही ये था कि 5 मिलियन की कैंपेन करेंगे, सेल्स बढ़ेंगी, लेकिन हमारी तो सेल्स कम हो रही हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्वांटिटी का इंपैक्ट कहीं ना कहीं छुपा हुआ है जो हमें नहीं पता। बात समझ आई? तो इट मींस कि ये कैलकुलेशन हमारी यहां पर गलत हो गई। ओके, ये भी गलत हो गया। अब 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मेंटेन ना करना होता ना तो चले ठीक है, फिर सवाल ये ठीक था, लेकिन अब उसने बता दिया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% मेंटेन रखना है। तो क्या मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से 25% ऊपर होगा? ये मतलब है। तो अगर मैं 42.73 को ग्रॉस अप करके यहाँ पे रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। कितना बनता है भाई? 56.97। और ये आपने कैसे निकाला भाई? कैसे निकाला बोले? ग्रॉस अप किया तो 56.97 मेरा कंट्रीब्यूशन है भाई। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें, 25% बनता है। तो ये वो सवाल में कहना चाह रहा है कि अगले साल भी ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या करना है जी? मेंटेन रखना है। तो ये देखें 25% का मार्जिन मेरे पास अभी भी मौजूद है। 25% सेल्स गिर भी जाए, 25% कंट्रीब्यूशन कम भी हो जाए, तो फिर भी मैं क्या करूंगा? मैं ब्रेक इवन पे ही आऊंगा ना। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यही तो होता है। ओके, बात समझ आती है? जी जी, मैं फिर बता देता हूं। उसने सवाल में कहा हुआ है कि अगले साल हमने अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो क्या रखना है? वो 25% पे मेंटेन रखना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों के दरमियान 25% का फर्क है तो ब्रेक इवन सेल्स और बजटेड सेल के दरमियान भी 25% का फर्क है। तो इन दोनों के दरमियान देखें, पहले 25% का फर्क नहीं था, अब 25% का फर्क है। तो इसका मतलब है ये सवाल रिवर्स कैलकुलेशन पे होना था, क्योंकि क्वांटिटी का इंपैक्ट नहीं है सवाल में। क्वांटिटी मेरे पास होती तो मैं डायरेक्ट आ जाता। क्वांटिटी तो उसने दी नहीं कि कितनी इंक्रीज हो रही है, वो तो बल्कि उसने बी पार्ट में मांगा हुआ है आपसे। ओके, बात समझ आई? चुप हो गई है, सारे सारे चुप हो गए। अभी देखें अभी होती क्या है, अभी तो शुरू हुई है। अभी तो पहला पहला बॉल था मिचेल स्टार्क का एमसीजी की पिच पे, और आप हैं खुशदिल शाह साहब सारे के सारे। ठीक है, अभी देखें होती क्या है। अभी अगला बाउंसर देखें। प्लीज प्लीज खामोशी। ओके, प्लीज खामोशी। अब अगला अगला सवाल यह है कि यहां से मुझे सेल्स या फिर वेरिएबल कॉस्ट पे पहुंचना है। क्या मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% जो सवाल में है वही इस्तेमाल करके सेल्स निकाल लूं? खामोशी प्लीज, प्लीज खामोशी। सवाल में उसने बताया हुआ है 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। क्या वही 30% यूज करके यहां से सेल्स निकाल लूं? क्या कह दूं कि ये सेल्स का 30% है? क्या कह सकता हूं? ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कंट्रीब्यूशन मार्जिन तब कांस्टेंट रहेगा अगर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की कीमत और क्वांटिटी सेम प्रोपोर्शन से ऊपर नीचे होगी। तो क्वांटिटी तो हमेशा सेम प्रोपोर्शन से ऊपर नीचे होती है, मसला होता है वैल्यू का। भाईजान ये 5% कम हुआ या 10% कम हुआ तो सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी हिल जाएगी। दूसरा बॉल करके हो गया 160 किलोमीटर पर आवर पे। ओके ओके, बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि 30% भी यूज नहीं कर सकता। सुन सुन ले समीर, एसी चलवा दो, तीनों चला दो, इनके मुंह पे जालियां कर दो। इनका तो दूसरी बॉल में पसीना निकला है। ओके, तो भाईजान दूसरा मसला प्लीज सुन ले खामोशी से। दूसरा मसला यह है कि 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि सवाल के अंदर ये 5% कम हो रहा है, ये 10% कम हो रहा है, रेशियो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि 30% तो नहीं होगी। अब जरा सुने, ये जो बात लिखी हुई है ना, इसको मैं एज इट इज नीचे लिखने लगूं। सेल्स है मेरे पास 160 इंटू 0.95 कितनी होगी? 152। और वेरिएबल कॉस्ट 160 का 70%, 10% प्राइस में कमी और 1.08 इन्फ्लेशन। बताइए 108.8। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है जी 43.2। ये एज इट इज मैंने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। एक सवाल का जवाब दें। मुझे नहीं पता मेरी क्वांटिटी कितनी बदल रही है, नहीं पता। जितनी क्वांटिटी इसमें बदलेगी उतनी ही इसमें बदलेगी, ऐसे ही है। यानी कि अगर मैं इसकी सीएस रेशो निकाल लूं और क्वांटिटी इसकी अगर 10% बढ़ती है, ये भी 10% बढ़ेगी, सीएस रेशो सेम रहेगी? सेम ही रहेगी ना। अगर ये 20% बढ़ती है तो ये भी 20% बढ़ेगी, सीएस रेशो सेम रहेगी। तो अगर इसकी सीएस रेशो निकाल ली जाए
तो मसला हल हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसकी सी एस रेशियो कितनी है मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। सी एस रेशियो बताइए कितनी है, 28.4% इसकी सी एस रेशियो है। भाईजान देखें, आपकी जो वैल्यू कम होनी थी ना, ये 5% कम हुई है, ये 10% कम हो 10% कम होकर 8% बढ़ गई है, तो वैल्यू चेंज हो गई आपकी, सी एस रेशियो सारी हिल गई, सी एस रेशियो हिल गई। अब मसला है पीछे क्वांटिटी का, क्वांटिटी की वजह से सी एस रेशियो नॉर्मली नहीं हिलती, क्यों? क्योंकि जितने की सेल होती है ना उतने की वेरिएबल कॉस्ट होती है, ऐसी है। अब आपकी सी एस रेशियो है 28.4%। अब मसला पीछे रह गया क्वांटिटी का, क्वांटिटी जितनी इसकी बढ़ेगी इतनी उसकी बढ़ेगी, ये 10 बढ़ेगा ये भी 10 बढ़ेगा, ये 20 बढ़ेगा ये भी 20 बढ़ेगा, ये 50 बढ़ेगा ये भी 50, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स के इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परसेंटेज तो सेम रहेगी। आप इसको 10% बढ़ा लें, इसको 10% बढ़ा लें, ये इतना ही रहेगा, इसको 50 बढ़ा लें, इसको 50 बढ़ा लें, ये भी इतना रहेगा। तो इसका मतलब भाई ये रेशो नहीं हिलने वाली, अब अगले साल की ये रेशो अब फिक्स हो गई है। नहीं, अभी भी नहीं। उसामा समझ आइए तुम्हें, तुम सो गए थे, तुम्हें समझ आया? कितने लोगों को समझ आ गया? नहीं, वो देखे एक भाई को तो चले समझ आई, वो तुम फोन पे बातें कर रहे हो यार। सलाम को मेरा रोक दो, कैमरा बंद कर दो, होगी बात। चलें ओके, प्लीज दोबारा सुने, दोबारा सुनिए, देखिए प्लीज प्लीज, अब खामोशी खामोशी, अब प्लीज जरा ध्यान से सुने। एक होती है सेल्स, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। मुझे बताइए कि सेल्स जो है वो अगले साल इंक्रीज होती हैं, किस वजह से इंक्रीज होंगी? दो बातों की वजह से, या क्वांटिटी या रेट, और वेरिएबल कॉस्ट भी क्वांटिटी या रेट। अब रेट जो है, अगर दोनों सेम 10% क्वांटिटी इंक्रीज हुई, 20% रेट बढ़ गया, इसकी भी 10% क्वांटिटी 20% रेट बढ़ गया, सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हुई, क्या मेरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज जब डिफरेंट परसेंटेज से इंक्रीज हुई है तो कुछ भी नहीं होगा। मोटरवे पे दो गाड़ियां जा रही हैं, एक 140 पे, एक 130 पे है, 130 वाला 140 पे आता है, वो 150 पे चला जाता है, कोई फर्क पड़ा? फर्क तो वही है। आपने बेशक अपनी स्पीड बढ़ा ली, फर्क तो वही है। वो 180 पे चला गया, आप 170 पे आ गए, फर्क वही है। तो इसका मतलब है अगर सेम प्रोपोर्शन से दोनों चीजें बढ़ेंगी तो उनके दरमियान फर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फर्क उतना ही रहेगा, फर्क आज कुदरत भी शायद ना, फर्क उतना ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। प्लीज ऐसा ही है, ये बात समझ आई? अब अगर ये दोनों चीजें सेम प्रोपोर्शन से चेंज होती हैं तो डिफरेंस तो सेम ही रहना ना, जो प्रोपोर्शन है वो तो सेम ही रहनी है, ऐसे ही है। अब हुआ क्या, अगले साल जो चेंज करना था वो मैंने कर दिया, इसको 5% कम कर दिया और इसको 10% कम करके 8% बढ़ा दिया, जो भी चीजें चेंज होनी थी वो चेंज हो गई और नई रेशो निकल आई 28.4%, ऐसे ही है। अब मुझे क्वांटिटी का नहीं पता, क्वांटिटी कितनी कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ओके। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, जितनी क्वांटिटी सेल्स में होती है क्या उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट में होती है? इसमें तो कोई फर्क नहीं होता। अगर 10% सेल बढ़ेंगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो 10% बढ़ेगी, अगर 25 बढ़ेगी सेल तो 25 ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो भाईजान अगर ये 25 बढ़ना है और ये भी 25 बढ़ना है तो क्या दोनों अगर सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेंगी, क्या ये प्रोपोर्शन चेंज होगी? यही तो आपको समझा रहा हूं कि दोनों सेम प्रोपोर्शन से जब चेंज होंगी तो ये तो सेम ही रहेगी, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो क्या यही परसेंटेज मैं यूज कर सकता हूं सेल निकालने के लिए? ओके, यही बता रहा हूं कि अगले साल का सीएस रेशो मेरे पास आ गया भाई, जो अगले साल वैल्यूज में रद्दोबदल करनी थी वो करके नई सीएस रेशो आ गई मेरे पास। अब क्वांटिटी का मसला है ना, तो भाई क्वांटिटी जितनी मर्जी चेंज हो, दोनों में सेम प्रोपोर्शन में चेंज होनी है, उसकी वजह से मेरी सीएस रेशो तो नहीं रहेगी, वो तो 28.4 ही रहेगी। बेशक इसको आप 50% बढ़ा लें, फिर इसको भी 50 बढ़ाएं, देखें ये आएगी। कुछ बात समझ आई? तो इसका मतलब है अगले साल की सीएस रेशो 28.4 हो गई है, ओके होगी बात। तो इस 28.4 को इस्तेमाल करते हुए क्या मैं अपनी सेल्स निकाल सकता हूं? बताइए, 28.4% ग्रॉस अप करें इसको, 200.50 ये सेल्स आई भाईजान। और ये किस तरीके से आपने निकाला? बोले 56.97 को आपने डिवाइड किया होगा 0.284 से, तो आपके पास 200.5 की सेल्स आ गई। और आपकी देखें अब सीएस रेशियो जो है वो 28.4% पे है। और वेरिएबल कॉस्ट तो बैलेंसिंग के तौर पे आप निकालने की कितनी आती है बताएं? 1
43.2, ओके। ड्रिप ही लगी है आज तो, पैनाडॉल तो नहीं। कौन बोला है जी भाई? अब आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं समझ आएगा कल फिर समझा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ओके, ठीक होगी बात। अच्छा अब आप बता रहे हैं ये 56.97 कैसे आया? ये ऐसे आया कि भाईजान मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% का रखना है। 25% मेरे पास कुशन होना चाहिए कि अगर 25% चीज़ें कम भी हो जाए ना तो मैं क्या करूं, मैं ब्रेक इवन पे रहूं। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है ना। तो मुझे उसने सवाल में बताया था कि अगले साल मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, 25% ही रहेगा। तो मैंने देखें इसको 25% से ग्रॉसअप कर दिया कि इन दोनों के दरमियान फर्क 25% का हो, और यहां से फिर इस CS रेशियो को इस्तेमाल करते हुए सेल निकाल दी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, आप खुद देखें कि मैंने 152 की सेल सोची थी होंगी, लेकिन असल में मेरी सेल कितने की होंगी? 200.50 की वजह से। ही क्यों बढ़ गई है? क्वांटिटी की वजह से। सर पेपर में आया हुआ 12 जी, बता दूंगा भाई। ये डिवाइड बाय CS रेशो, सेल्स मल्टीप्लाई बाय CS रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ओके। तो यहां पे अगर आपके पास सेल्स नहीं है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय CS रेशो इज इक्वल टू सेल्स, ओके। क्या चीज सर? ये करें ना, यूं करें ना, ग्रॉसअप ऐसे करना पड़ेगा जी सर, ठीक है। बी पार्ट भी करें इसका। वो सवाल अब सामने हुआ, वह सवाल फिर कल से फिर करना पड़ेगा जी। दोबारा करेंगे आके, मैं इसी कम में लगा रहा हूं। कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। 2 मिनट यार, 2 मिनट मुझे बताइए, प्लीज सुने, प्लीज खामोशी। देखिए ये जो 152 है ये रेट को कम करके आया। असल में मेरी सेल कितनी है? 200। बाकी सारा इंपैक्ट किसका होगा? यूनिट्स की वजह से होगा ना। यूनिट्स कुछ ना कुछ बढ़ाए होंगे तो मेरी सेल 200 पे आई होगी। कितने % इंक्रीज है ये? देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप कितना कितना इंक्रीज है? बताइए। $34.18%। थर्टी 31.5, 31.9, 24, 23। अजीब लोग हैं यार। ले जी, इतनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो 31.9% आएगा। नहीं समझ आई? एक तरीका और भी है। और ठहर तो जाओ आज, बस अब शुरू हो गया बस। अब चुप कर जा। देख प्लीज सुने, देखे सेल्स के अंदर, यार 1 मिनट प्लीज सुन ले, सुन ले प्लीज। सेल्स के अंदर क्वांटिटी का इंपैक्ट लेते हैं, रेट का इंपैक्ट लेते हैं, तो क्या हमारे पास नई सेल्स आ जाती हैं? यही करते थे हम, परसेंटेज कम ज्यादा करते थे। सेल्स हमारे पास थी जी 160, रेट कितना नीचे गिरा? 5%, 0.95 कर दिया। क्वांटिटी कितनी कम ज्यादा हुई मुझे नहीं पता, लेकिन जो न्यू सेल है 200.5 वो तो मुझे पता है ना। क्या यहां से निकाला जा सकता है एक्स? क्या सेम आंसर आता है? सेम आंसर आता है दूसरा मेथड, ओके। एक तीसरा मेथड भी है, नहीं ऑलमोस्ट सेम ही होगा। वन 1.31 है ना, तो परसेंटेज है ना, परसेंटेज है ना, बेसिकली वो इंक्रीमेंट है 1.31। तो 1.31 तो असल में वो आता है ना कि 31% है, ओके। तीसरा मेथड आपके सोल्यूशन में है इसके अंदर, ओके। काफी हो गया, अभी तो 4 बॉलें हुई थी, अभी तो 2 बॉलें रहती है। हाँ जी, किसने कहा था कल सवाल नंबर 4 करना है? सुकून है अब कहोगे? अच्छा ओके, नहीं नहीं, ये एक अच्छा सवाल था आप लोगों को फारिग करने के लिए। फारिग है मेरी तरफ से, आप जाए। चले ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।